जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हीट ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर फर्स्ट। और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी जिसमें हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसको कवर करने का, दैट मीन्स उसके सिलेबस को कवर करने का कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं भी कोशिश करूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ से हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसको भी कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ कवर करूँ। बट मेरा मेनली फोकस होगा कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन जिस तरह से किया जाता है, उस पर मैं इसको फोकस करके इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो आज मैं काफ़ी बेसिक यानी हीट ट्रांसफ़र के डेफिनेशन से इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, मुझे हीट ट्रांसफ़र क्यों पढ़ना चाहिए या सिलेबस में इसका क्या क्यों ऐड किया गया, इसका क्या स्कोप है, उसके बारे में हम लोग आज सिर्फ समझेंगे। जैसा कि अब सभी लोग हीट का डिफिनीशन जानते हैं कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी and this energy is transferred by the virtue of temperature difference। ऐसा आप लोग जानते होंगे कि हीट मेरा क्या है कि एक एनर्जी का फॉर्म होता है और उसके फ्लो का एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। दैट मीन्स हीट हमेशा हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट से लो टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस की ओर फ्लो करता है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर डिफरेंस से लो टेम्परेचर डिफरेंस की ओर फ्लो करेगा नेचुरली। ये नेचुरल प्रोसेस होता है कि सपोज यहाँ पर टेम्परेचर T1 और यहाँ पर टेम्परेचर T2 है और T1 इज़ ग्रेटर देन T2 है, तो हमेशा हीट का फ्लो T1 से T2 की तरफ नेचुरली होगा। दैट मीन्स इसका एक डायरेक्शन है, ठीक है। अगर इसका डायरेक्शन है और इसमें हीट फ्लो जब हो रहा है तो इसका कुछ क्वांटिटी भी होगा। इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र क्या है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, जो कि नेगेटिव टेम्परेचर या बोल सकते हैं कि डिक्रीजिंग टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। ये सारा चीज़ आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में आपने और हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। कि क्वांटिटी करने का मतलब है कि ऐसे बोल सकते हैं कि जिस टाइम में हीट ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, फाइनली जब हीट ट्रांसफ़र हुआ उस टाइम में क्वांटिटी क्या था, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उस टाइम में हम लोग चेक करते हैं कि उसका क्वांटिटी क्या था, किस क्वांटिटी के साथ फाइनली ट्रांसफ़र हुआ, हीट का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम लोग हीट ट्रांसफ़र का बात करते हैं तो वहाँ पर क्वांटिटी किस रेट से ट्रांसफ़र हो रहा है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए और भी डिटेल में हम लोग इसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र इज़ एनर्जी इंट्रैक्शन ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन मीडियम और बिटवीन मीडिया, ठीक है। और दूसरा चीज़ है द प्राइमरी एम ऑफ स्टडिंग द साइंस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। वो क्या क्या है? सबसे पहला एम है टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस। हम लोगों को हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस का मैकेनिज्म के बारे में समझना है, उसके लिए इसका स्टडी करते हैं। दूसरा, टू प्रेडिक्ट द रेट एट विच हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस। और जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पर किस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उस रेट को समझने के लिए। यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जब हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पर क्या टाइम लगा होगा और ऐसा बोल सकते हैं कि किस रेट से यहाँ तक फ्लो हुआ, ठीक है। उस चीज़ को समझने के लिए ये
हम लोग स्टडी करते हैं। और तीसरा जो हमने मेंशन यहाँ पर नहीं किया, इम्पोर्टेंट है वो भी, कि अगर इस दोनों पैरामीटर के बारे में मुझे पता हो, इसके मैकेनिज्म के बारे में पता हो, हीट ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म, और फ्लो रेट के बारे में पता हो, तो हम लोग किसी भी चीज़ का डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ पर हीट का इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन करने का मतलब है कि हीट इन हो रहा है, वहाँ से हीट आउट हो रहा है, तो हीट एक्सचेंज जहाँ पे हो रहा है, तो उस एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं, उसका हम लोग प्रॉपर डायमेंशन में प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताऊं, जो रेडिएटर होता है, जो व्हीकल्स के अंदर जो देखते होंगे कि वो रेडिएटर एक लगा होता है, तो रेडिएटर का जो साइज़ है, हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रेडिएटर बना देंगे, ठीक है, या बहुत छोटा रेडिएटर बना ले, ठीक है। एक साइज होता है, अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग तरह का रेडिएटर होता है। जैसे कार का रेडिएटर देखे होंगे, बस का रेडिएटर देखते होंगे, ठीक है। तो रेडिएटर हमेशा एक ही जैसा नहीं होता, सभी, जैसे कार का रेडिएटर का साइज अलग होगा, जो बस है उसका अलग होगा, जो हेवी व्हीकल है, जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा ट्रक है, उसका रेडिएटर अलग होगा। क्यों अलग है? क्योंकि जो उसका इंजन के साथ जो हीट का अट्रैक्शन, जो हीट एक्सचेंज हो रहा है, इंजन और इन्वायरमेंट के बीच में हीट का इंट्रैक्शन है, वो अलग अलग है। जो बड़ा व्हीकल है वहाँ पर हीट ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इंजन के अंदर ज़्यादा हीट डेवलप हो रहा है। मान लिया कि एक छोटा सा व्हीकल है, कार है, तो वहाँ पर इस बड़े ट्रक के रिस्पेक्ट में कम हीट एक्सचेंज हो रहा होगा, ठीक है, या कम जनरेट हो रहा होगा, जिसको एक्सचेंज करने का कम ज़रूरत है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बड़े से ट्रक का रेडिएटर कार में लगा दे, या छोटे से कार का रेडिएटर ट्रक में लगा दे तो एफिशिएंट होगा। तो वहाँ पर उसका मैकेनिज्म मुझे समझना पड़ेगा, जो कि पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो जब तक हम लोग उसके हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज्म को नहीं समझे कि किस सिस्टम से किस तरह का हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, किस रेट से हीट ट्रांसफ़र होगा, तब तक हम लोग उसके हीट एक्सचेंजर का प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो जितने भी तरह का हीट एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंजर का ज़रूरत हर जगह होता है। अब इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि हीट एक्सचेंजर बाद में डिस्कस करेंगे क्या है, लेकिन जो उसका डिज़ाइन पैरामीटर है, उसको डिज़ाइन करने के लिए या उसको बनाने के लिए मुझे उसका प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म और रेट को समझने का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो इस चीज़ को नहीं बताता। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बस यही स्टडी करते हैं कि कोई सिस्टम है, मैं अभी जस्ट आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी इसको यहीं रन देते हैं। अब यहाँ पे इसमें आगे समझते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रखा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो एक बार पहले इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस है। थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और हीट ट्रांसफर भी पढ़ते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली दोनों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का, ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स मुझे हीट ट्रांसफ़र के रेट को नहीं बताता, ठीक है, और ये भी नहीं बताता कि अलग अलग स्टेट में, ठीक है, क्या पोजीशन, मतलब हीट का जो हीट फ्लो है उसका क्या कंडीशन रहा होगा, ठीक है। वो बस एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही फाइनल रिजल्ट को बताता है कि हीट एक्सचेंज कितना हुआ, कितना एनर्जी का लॉस हुआ, या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट ने कितने एनर्जी को गेन किया, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स इसेंशियली डील विद द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, यानी थर्मोडायनेमिक्स हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर कोई चीज़ है तभी वहाँ पर उसको डील कर सकता है। डील करने का मतलब है उसके एनर्जी इंट्रैक्शन के बारे में बता सकता है, ठीक है। यह सिर्फ यही प्रेडिक्ट कर सकता है, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ यही प्रेडिक्ट कर सकता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर कितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स यह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किस रेट से हीट ट्रांसफ़र हुआ होगा, ठीक है, या यह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो किस रेट से हीट का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक ये स्टील का एक टुकड़ा है, एक स्टील हॉट स्टील बार है या स्टील का एक टुकड़ा है, और नीचे जो है ये मेरा वाटर है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, इसको वाटर के अंदर क्वेंच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोई चल रहा होगा, ठीक है, जिसमें मुझे इसको वाटर क्वेंचिंग करना है या ऑयल क्वेंचिंग करना है। हमने यहाँ पर वाटर क्वेंचिंग मान लिया कि इसको पानी के अंदर क्वेंच करना है, डुबाना है, ठीक है। और जैसे ही जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर अभी 100 डिग्री सेल्सियस पर था, ठीक है, और स्टील जो था वो 1000 डिग्री सेल्सियस पर था, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब इसको हम लोग वाटर के अंदर डालेंगे, क्वेंच करेंगे, तो उस टाइम में जो स्टील का जो हीट है वो वाटर के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में मुझे क्या पता चलेगा, थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ हेल्प ये करेगा कि जो thermodynamics will help to calculate the final equilibrium temperature of the steel part and water combination, ठीक है। जो फाइनली दैट मीन्स तब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर करने का मतलब है कि जब दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब है न तो अब ये स्टील इसको हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, न तो वाटर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। कहने का मतलब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया, ठीक है। उस टाइम तक यहाँ पर हीट ट्रांसफर होता रहेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या करेगा, कैलकुलेट द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। जब फाइनली जब दोनों इक्वल हो जाए उस टाइम में दोनों के टेम्परेचर के बारे में बताएगा, ठीक है, या कितना हीट एक्सचेंज हुआ उसके बारे में बताएगा, ठीक है। दैट मीन्स द थर्मोडायनेमिक्स डील विथ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स क्या कर रहा है, सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होता है उसी टाइम में हम लोग कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर टू चेंज ए सिस्टम फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर को तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाता है, उस टाइम में हम लोग एनर्जी ट्रांसफर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर it cannot tell the duration for which it has to flow to change that is state of equilibrium, ठीक है। जबकि ये नहीं बताता कि अगर मेरा स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से टेम्परेचर, जैसे स्टील बार है इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा होगा और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, तो किसी टाइम ड्यूरेशन में, मतलब किसी भी टाइम ड्यूरेशन में, मतलब जिस टाइम में इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम में पहुंचने से पहले किसी भी कोई भी टाइम अगर हम लोग मान लें, तो उस टाइम में क्या हीट फ्लो हो रहा होगा उसके बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी नहीं करते। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचने पर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडायनेमिक्स में यही डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि एनर्जी का एक्सचेंज क्या होगा, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से क्या जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से इसको अगर हम लोग एनर्जी एक्सचेंज देखते हैं तो कैसे इसको निकालते हैं। अब जैसे इस स्टील बार का मुझे कितना एनर्जी, कितना इंटरनल एनर्जी लॉस हुआ, ठीक है, ये चीज़ कैलकुलेट करना होता, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, जो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, MC डेल्टा T, ठीक है। सपोज इसका जो मास है ये 1 kg था, ठीक है, 1 kg हमने इसका मान लिया। और यहाँ पर जो हम लोग जो क्या बोलते हैं हीट एक्सचेंज के लिए लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, जैसे 1 kg इसके लिए 1 और C का जो वैल्यू होता, ठीक है, जैसे मान लो कि इसके लिए लिख लिया 0.5, और टेम्परेचर डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, जो इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता वो मुझे पता है कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करते, उसके बाद लिखते, और जो एनर्जी मेरे पास आता, ठीक है, उसके लिए हम लोग वो पता चलता है कि कितना किलो जूल एनर्जी यहाँ पर स्टील ने लूज किया और वाटर ने गेन किया, और एक कब पॉसिबल था, जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता तब, ठीक है। इसके अलावा और भी पैरामीटर है जिस पर ये चीज़ डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स ये चीज़ नहीं बताएगा कि 1000 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है,
या जो इक्विलिब्रियम में आएगा उसमें कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में मुझे थर्मोडायनेमिक्स से पता नहीं चलेगा। तो यही डिफरेंस है थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र में। और अगर हम इसके एप्लीकेशन का बात करें तो बहुत एप्लीकेशन है, हर जगह आप देखते हैं। जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में जितने भी तरह का बॉयलर है, हीट एक्सचेंजर है, टरबाइन सिस्टम है, इंटरनल कंबसन इंजन है, हर जगह इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे ही ट्रांसफ़र होता है, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, वो चीज़ आप एक एक करके डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि जैसे हीट ट्रीटमेंट का बात करेंगे, फर्नेस का बात करेंगे, तो वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे कूलिंग सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स का बात कर लीजिए। ठीक है, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, वो हर जगह इसका यूज हो जाता है। इसके अलावा आप सिविल इंजीनियरिंग में बात करेंगे, जो सिविल इंजीनियरिंग में बोल सकते हैं कि जो सस्पेंशन ब्रिज होता है, रेलवे ट्रैक होता है, वहाँ हर जगह इसका यूज है। ठीक है, तो इस तरह से इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है। और दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हीट ट्रांसफ़र थर्मोडायनेमिक्स के किस लॉ को गवर्न करता है। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो इस सेकेंड लॉ को गवर्न करता है, क्योंकि हीट जो है वो डायरेक्शनल, जैसे शुरू में ही हमने बताया था कि ये डायरेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, डायरेक्शन के थ्रू है कि अगर नेचुरली बात करें तो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा। तो डायरेक्शन लॉ मुझे सेकेंड लॉ से मिलता है। हालांकि इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये मतलब फर्स्ट लॉ को भी कंटेन कर सकता है। ठीक है, या आप ऐसे सिंपली बोल सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो यूटिलाइज करता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस पर गवर्न है। जैसे आंसर आपको क्वेश्चन है कि हीट ट्रांसफ़र किस थर्मोडायनेमिक्स के किस लॉ पे काम करता है, तो उसमें फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ इस तरह से दिया रहे तो आप ऑप्शन में सेकेंड लॉ ही देंगे। लेकिन अगर बोले कि यूटिलाइजेशन का अगर बात हो तो हीट ट्रांसफ़र यूटिलाइज फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ठीक है, दोनों को यूटिलाइज करता है। ठीक है, और इस लॉ के अलावा फर्स्ट लॉ, यूटिलाइजेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, इसके अलावा जो हीट ट्रांसफ़र है और भी लॉज है जिस पर ये काम करता है। जैसे फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, मतलब जिस कन्वेक्शन का बात करेंगे वहाँ मैं पढ़ाऊँगा, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ हो गया, रेडिएशन का बात करेंगे वहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।